साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आज आपको मॉर्निंग में अपडेट कर दिया गया था कि आपका जीएस 2024 का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसकी प्रोविज़नल आंसर की विथ क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि उसके रिगार्डिंग भी हम चर्चा करेंगे और वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा और कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, तो उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ नए तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ से हमारे लिए 2 बातें इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए तरीके से फ्रेम किए गए, तो वो दूसरे भी एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक उस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो चीज़ें आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ाई जाती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ की आपको तैयारी करवाऊँ। बायोलॉजी जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि वो सेम ही रहेगा, चाहे वो आप किसी बड़े पेपर को देने जाएँ, मॉडरेट पेपर को देने जाएँ, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर देने जाते हैं या आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो सारी तैयारी जो होगी वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे चलेगी, किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करेगा कि आप उस तरीके से या उस मोमेंट पे कैसा डिसीज़न लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पर्टिकुलर आपका जीएस 2024 जो कि इसकी आंसर की आपकी आ गई है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बहुत अच्छे लगे, यूनिक लगे, उस पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए और किस अप्रोच के साथ हम वहाँ पे क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते थे, राइट? तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जीएस 2024 है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे उठाया है, तो इस क्वेश्चन पेपर में कुछ केमिस्ट्री में भी कुछ आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए थे और कितने आपके आस-पास क्वेश्चंस करने वाले थे और अच्छे तरीके से फ्रेम किए गए, उस पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे का एक क्वेश्चन जो कि मैं इसको बहुत ही ईज़ी में रखूँगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन व्हिच मॉलिक्यूल एक्ट एज़ अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। तो ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मेगा रिवीजन में भी समझा है और नॉर्मल जब भी हम किसी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने कई बार इसकी जो है वो चर्चा किया है और मैंने आपको बोला भी है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे डेफिनिटली पूछा जाता है। इसी तरीके से बेसिक नॉलेज जो कि आपका डीएनए के बायोलॉजी के बारे में भी एक और क्वेश्चन जो कि मैं आसान ही बोलूँगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय। ये जो आपका डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि 2 ऑप्शन में रखा था। लेकिन आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता किसके बीच में है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसेस के बीच में होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में, या ग्वानिन या साइटोसिन। तो ये क्या है आपके? ये आपके बेस माने जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका आंसर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसेस। समझ में आ गई बात? अब तो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा-सा यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चन्स मिलेंगे जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे चर्चा किया हुआ है। एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया एलोस्टेरिक इन्हिबिशन, जो कि अभी हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें भी हमने एलोस्टेरिक का चर्चा किया था कि ये आपके इन्हिबिटर ऐसे इन्हिबिटर होते हैं कि नॉर्मली मान लो कि जो आपके ये कहाँ पे बाइंड करते हैं, ये ऐसी जगह बाइंड करते हैं जो नॉर्मली जहाँ पे एंजाइम है, मान लो एंजाइम के पास आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, यही तो कहानी होती है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो नॉर्मली सबस्ट्रेट जिस लोकेशन पे एंजाइम के बाइंड करता है, सपोज दैट इस तरीके से अगर मैं एंजाइम मान लूं और यहाँ पे आके नॉर्मली सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो एलोस्टेरिक इनिबिटर जो होते हैं वो कहीं और बाइंड करेंगे। बस इनकी यही कहानी होती है कि मान लो कि सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड करता है, तो जो इनिबिटर होगा वो आपका इस लोकेशन पे बाइंड करता है। बस इतनी कहानी इनके साथ देखी जाती है और ये फिर जो होते हैं वो पूरी चीजों को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एलोस्टेरिक इनिबिशन बाय द एंजाइम बाय ए लिगेंड का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सी कहानी है, द बाइंडिंग ऑफ ए लिगेंड टू द एंजाइम इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ द कॉग्नेट सबस्ट्रेट एट डिफरेंट बाइंडिंग साइट। बट ये लाइन आपको समझानी थी, समझनी थी और आपका आंसर जो होगा वो आपका निकल आएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं कहूंगा, मॉडरेट क्वेश्चन कहूंगा, बट फिर भी आपने हमारे साथ तैयारी किया है तो आप कर लेंगे। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका फ्लोरेसेंस रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे टूल्स टेक्निक की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएँगे, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा और मैंने बता रखा है, एक आपकी टेक्निक इसी से मिलती-जुलती फ्रैप होती है और एक आपकी फ्रेट होती है। ये दोनों ही टेक्निक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछे गए हैं, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। बाकी बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से पूछा गया है और बेसिक अगर आपने इसको पढ़ा होगा, तो बेसिकली जो फ्रेट होता है, ये आपको याद रखना होगा कि ये आपके प्रोटीन-प्रोटीन इंटरैक्शन को चेक करने के लिए हम करते हैं कि 2 प्रोटीन आपस में उनका
का लिंक्ड है, उसके लिए जो हम टेक्निक करते हैं वो हम फ्रेट करते हैं। तो फ्रेट में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी एक प्रोटीन को जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इस तरीके से ये पूरा डायग्राम है जो आपको मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को चेक करते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और फ्रेट में क्या होता है कि दो प्रोटीन को हम डिफरेंट फ्लोरोक्रोम से टैग कर देते हैं। नॉर्मली ये 433 से 476 का वेवलेंथ एमिट कर रहा है, लेकिन अगर ये फ्रेट होगा तो ये और ज्यादा सीधा 433 से 476 ना करके जो आपका वाईएफपी करेगा उसको ये एमिट करता है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे फ्रेट के लेक्चर को जाके देख लीजिएगा, बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। बट जो मोटा-मोटा आपको इस फिगर में दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जो आपका एक्साइटेशन हुआ है, वो वेवलेंथ कम है और जो एमिट हो रही है, वो वेवलेंथ ज़्यादा है। यही इसका की कॉन्सेप्ट था और यहीं पर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है कि द एनर्जी डोनर हैज़ ए स्मॉलर एक्साइटेशन वेवलेंथ होती है और एनर्जी एक्सेप्टर जो होते हैं, उसमें लार्ज एक्साइटेशन वेवलेंथ होती है। तो ये आपकी कहानी बन जाएगी। इसी पर ही आपका आंसर जो है, वो आपका छिपा हुआ है। तो कोई समस्या नहीं आएगी, यानी कि आपका जो डोनर है या कह सकते हो कि उसका स्मॉलर एक्साइटेशन वेवलेंथ है और लार्ज बाद में जिसने एक्सेप्ट किया उसका जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है वो आपका ज्यादा है। बस इतनी कहानी यहाँ पे छिपी हुई थी। और फ्रेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रोटीन है जिसमें 192 अमाइनो एसिड हैं जिसको मोनो यूबिक्विटाइनेटेड किया गया है 2 रेसिड्यू पर। तो कह रहा है कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बताना है और यूबिक्विटिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 8 केडीए है। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा उसको भी समझ लीजिए, बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। जब भी आपने प्रोटीन पढ़ा होगा या अमाइनो एसिड पढ़ते हैं, तो जो एक अमाइनो एसिड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, वो 110 किलो डाल्टन होता है। यही तो आपकी कहानी होती है, 110 डाल्टन होता है, सॉरी, ठीक है, 110 डाल्टन होता है। अब 192 अमाइनो एसिड है प्रोटीन में जुड़ गए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कोई चीज आपको माइनस नहीं करना है कि आपका प्रोटीन से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो आप वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। अभी आपको सिंपली ऐसा कुछ नहीं करना है, बस ये 110 डाल्टन एक अमाइनो एसिड का है, तो 192 अमाइनो एसिड के लिए कितना हो जाएगा, 192 को 110 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक आपकी सिंपल सी आपकी वैल्यू आ जाएगी, 21 120 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, 21 120 आ जाएगी। तो यानी कि अगर मैं इसको, ये जो है ये आपका डाल्टन में है, अगर हम इसको किलो डाल्टन में लिखना चाहें तो हम सिंपली इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 21.120 किलो डाल्टन, ये आपकी कहानी बन जाएगी। यही तो कहानी बनेगी कि और कुछ बनेगा? तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 21 किलो डाल्टन लिख सकते हो, राइट। अब 21 किलो डाल्टन ये आपकी प्रोटीन हो गई है जिसमें 192 अमाइनो एसिड है, लेकिन आपने 2 यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल जोड़े हैं। बाकी आपने यूबिक्विटिन का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि यूबिक्विटिन क्या करता है। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट की अमाइनो एसिड पर ये टैग होता है। वो सारी चीजें आप अपनी कॉपी में अभी नोट डाउन करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि आपने 8 केडीए का ऐड किया है तो 21 केडीए का ये है, और आपने कितने यूबिक्विटिन ऐड किए हैं, 2 यूबिक्विटिन ऐड किए हैं। तो यानी कि 2 इंटू 8 का मतलब क्या हो गया, 16 केडीए हो गया। तो 21 में अगर आप 16 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 37 केडीए, जो कि आपका एक ऑप्शन में रखा हुआ है। तो ये भी मैं कहूंगा कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे फ्रेम किया है, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको ये क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए था। कैसे किया गया वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, एक और आपका अमाइनो एसिड्स का क्वेश्चन है, जो कि ये भी क्वेश्चन आपको इसी के बेसिस पे तरीके तर्ज पे आपको सॉल्व करना है। और याद रखिएगा, अभी आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो आपका डीबीटी जीआरएफ होने वाला है। तो ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है जिसपे हमने बहुत सारे मोर देन 100 वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स वहां पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होके आपको आंसर निकालना है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लाइसिन का, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए लीनियर पेप्टाइड जब बनेगा, जब आप 10 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे टू द कंडेंसेशन सिंथेसिस। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने पूरा बोला है, पेप्टाइड बोला है, कंडेंसेशन सिंथेसिस बोला है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो चूंकि आपके अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन का फार्मूला दिया गया है और 10 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो यानी कि अगर ग्लाइसिन का फार्मूला
फॉर्मूला C2H5O2n है और 10 मॉलिक्यूल आपके जुड़ रहे हैं, तो यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी कहानी हो गई। तो यानी कि C20 हो गया, H से करोगे तो ये आपका 5 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 20 हो जाएगा और नाइट्रोजन 10 हो जाएगा। अब देख लो कहीं पर ऑप्शन में रखा हुआ है, पहले ऑप्शन में रखा है, मोस्टली क्या करोगे आप इस ऑप्शन को टिक कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जब आपसे पेप्टाइड है कंडेंसेशन सिंथेसिस कर रहा है, तो जब भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये हमने 1000 बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड हो चाहे आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, दोनों ही बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है, आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर बेटा क्या होगा, आपका वाटर का मॉलिक्यूल मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो आपके वाटर के मॉलिक्यूल आपके रिलीज होंगे। अब चूंकि आपने 10 अमाइनो एसिड है, तो आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं, 10 अमाइनो एसिड की यहाँ पे कहानी आपसे पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ही तो कहानी चलती जाएगी, आपके सारे पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस होते जाएंगे। तो अगर मैं मोटा-मोटा मान लेता हूँ कि आपके 10 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपके रिलीज हो जाएंगे। तो यानी कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होने का मतलब क्या हो गया, 10 दूना 20 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन। तो यानी कि इसमें आपको क्या करना है, C20 करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे 50 आया है, आपको क्या कर देना है, इसको 30 कर देना है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो आपका यहाँ पे 10 कम कर देना है, तो लगभग ये 10 के आसपास ये हो जाएगा, ठीक है। 20 में से 10 घटा दीजिएगा और नाइट्रोजन जो होगा वो आपका 10 होगा। तो ओवरऑल मोटा-मोटा ये इक्वेशन आपका बैठ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन है, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। C20 H32 O11 N10, ये कहानी आपकी सिंपल सी लॉजिक से आपका सॉल्व हो जाएगा। कहीं पर कोई समस्या आई बेटा? नहीं आई, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, ठीक। अब यहाँ पे जो कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि इन अवर बॉडी स्किन सेल और मसल सेल्स शेयर द सेम डीएनए, कह रहा है कि आपकी बॉडी की चाहे स्किन सेल हो चाहे मसल सेल्स हो, डीएनए जो है वो आपका सेम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कह रहे हैं कि आल्दो देयर शेयर द सेम डीएनए, बोथ हैव ए डिफरेंट जेनेटिक कोड, सो द प्रोटीन एक्सप्रेस आर डिफरेंट। द स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, दे आर डिफरेंट टिश्यू सो देयर डिफरेंस इन दियर डीएनए, गलत, डीएनए तो डिफरेंस कैसे हो जाएगा। द स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, और ये क्यों डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन का प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होने में यहाँ पे कहानी बदल जाती है। इसी वजह से स्किन की सेल्स या मसल्स की सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट लीनिएज में जाती हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर था, थोड़ा सा ट्रिकी भी कह सकते हो, थोड़ा सा नॉर्मल भी कह सकते हो, बट हाँ ओके ओके क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका सही है, तो ये कहानी आपकी बन जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा गया है, और बच्चे डेफिनेटली इस क्वेश्चन को देखकर घबरा गए होंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बनाया है, वो अभी आपको समझ में आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका एफ टाइप का एटीपीएज है। पहला क्वेश्चन आगे के एग्जाम में लिए आपके लिए याद रहना चाहिए, जिसको हम एटीपी की सिंथेसिस करता है, बट ये आपका एफ टाइप एटीपीएज में आता है। रिमार्केबल प्रोटीन मशीन होता है, इन विच सब यूनिट रोटेट करते हैं ड्यूरिंग प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, और एक एटीपी जनरेटेड होती है फॉर द 120 डिग्री ऑफ द रिवोल्यूशन में। एटीपी के हाइड्रोलाइसिस रिलीज करता है इतने किलो जूल एनर्जी को, एंड ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटॉन को, जिसमें इतनी जूल एनर्जी खर्च होती है। वाइल द एग्जैक्ट नंबर डिपेंड्स अपॉन सेल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। बस यहां से क्वेश्चन था कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी प्रोटॉन नीड आपको चाहिए टू क्रॉस द मेम्ब्रेन टू अचीव अ फुल रिवोल्यूशन, मतलब कुल मिला के आपको इतनी कहानी अगर ये आपसे नहीं पूछते, ठीक है, बस सिंपल सी कहानी है कि आपका प्रोटीन एफ टाइप एटीपीएज है, अगर इसको अपनी एटीपी बनानी है तो इसमें कितने प्रोटॉन आपको मूव कराने होंगे। तो आपने जब हमारे साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का अगर आपने मेगा रिवीजन किया होगा बेटा, तो वहां पे एक फिगर मैंने आपको मेगा रिवीजन में बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि आपका मैंने लगा दिया था। इस तरीके से आपकी 3 सब यूनिट होती हैं एटीपी सिंथेज जब आप पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा और एक आपकी बीच में गामा होती है। तो गामा को मैंने आपको रोटेट बताया था कि गामा जो होता है वो आपका रोटेट करता है। बीटा पे यह कहानी आपकी बाइंड करती है, बीटा से आपकी एटीपी की सिंथेसिस होती है, और कुल मिला के 3 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, इस पूरी कहानी को बनने में आपके 3 3 6 3 9, यानी कि 9 प्रोटॉन जो होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं। इस फिगर से आपका क्वेश्चन डराइव है। सिंपल सा आपका लेनिंजर के बुक में जाइएगा वहां पे, और या किसी भी अगर आप एजुकेशनल जो कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी
जो बुक होगी, वहाँ पे ये बहुत सुंदर तरीके से आपका फिगर बना होगा। कुछ नहीं किया है, बेवकूफ़ बनाया है, कोई यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लगनी है, कुछ नहीं लगनी है, बस सिंपल सा आपका यहाँ पे 9 प्रोटॉन जो होगा वो आपका आंसर टिक हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि बस अपने दिमाग को दुरुस्त रखना है, अपने टीचर के नॉलेज पे यकीन रखना है कि उन्होंने जो आपको पढ़ाया है या जो आपने पढ़ा है उनसे, वही जो है वो आपका अटल सत्य है, राइट? तो कहानी आपको समझ में आ गई किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया, और जिन लोगों ने क्वेश्चन गलत किया या क्वेश्चन पेपर देखने के बाद भी उनका दिमाग नहीं क्लिक किया, तो उनके लिए थोड़ा-सा उनको समझने की आवश्यकता है कि थोड़ा-सा और डिटेल के साथ अध्ययन करें। अब आगे बढ़ जाता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा कि एक आपका इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन का एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट किया गया है बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को, जो कि सेपरेट किए गए, एनालाइज किए गए, उनके बेस कंपोजिशन को, रिजल्ट ऑब्टेन्ड है, जो कि इस फिगर में आपका चार्ट के माध्यम से दिया गया है। आपको डिटरमाइन करना है डीएनए स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का काम किया है फॉर द एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे कुछ आपको बेस के कंपोजिशन दिए गए हैं। अब आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? इसको तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे, जब मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड को एक्सप्लेन किया है। बट एक बार उसको वापस से समझ लो। जब आपका ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जब आप डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, तो दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो आपके टेम्पलेट का काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी कि जब आप आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, तो इन दोनों ही स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड जो होता है वो आपका टेम्पलेट का काम करता है। अब ये टेम्पलेट कैसे डिसाइड होता है? डीएनए का एक स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, एक स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। मोस्टली जो डीएनए की सिंथेसिस हो चाहे आरएनए की सिंथेसिस हो, दोनों की सिंथेसिस हमेशा 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो 5 टू 3 डायरेक्शन आपको कब मिलेगा? जब आप 3 टू 5 वाले को एज ए टेम्पलेट मानोगे। अभी हो सकता है यहाँ पे आपको बाउंस करे, तो जाके मेरा वो वीडियो देख लेना। जिन्होंने इसको अच्छे तरीके से देखा है उनको समझ में आ रहा होगा कि टेम्पलेट जो बनेगा वो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो होगा वो मेरा टेम्पलेट स्टैंड बनेगा। ये कहानी ये हो गई। दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी ये होती है कि जब आप आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, तो उसके जो सीक्वेंस मिलते हैं, यहाँ पे मान लो कि जिसको पढ़ के ये अपना बेस सीक्वेंस बनाएगा, इसका सीक्वेंस एग्जैक्ट सेम होता है जिसको आपने टेम्पलेट नहीं माना है। यानी कि एक मान लो जो आपका नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, उसके सीक्वेंस के एग्जैक्ट सिमिलर होता है। ये जो सीक्वेंस होता है ये आपके एग्जैक्ट सिमिलर होता है जिसको इसने टेम्पलेट नहीं माना है। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि टेम्पलेट आपको बताना है, तो ये दोनों ही सीक्वेंस आपके सेम होंगे। कहानी बात समझ में आ रही है? जो आरएनए बना है उसमें जो बेस का कंपोजिशन होगा वो एग्जैक्ट सेम होगा जो आपका नॉन टेम्पलेट डीएनए होगा। अब आप यहाँ पे देख लो, ये आपका 24 है, ये आपका 23.8 है, लगभग बराबर है। ये 29.6 है, यहाँ पे एडेनिन 30 है, थाइमीन होता नहीं है। अगर मैं साइटोसिन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, और थाइमीन लगभग यहाँ पे 26 के आसपास था। तो यूरेसिल भी आपका 25 के आसपास है। तो यानी कि जो पहला स्ट्रैंड है बेटा, ये जो आपका स्ट्रैंड है, जो कि इसके कह सकते हो कि आपके एग्जैक्ट सेम है, जिसका आप कह सकते हो कि आपके बेस की कहानी जो है वो आपकी एकदम यहाँ पे मैच कर रही है एमआरएनए से। ठीक है? तो ये आपका कौन सा स्ट्रैंड हो गया? हमें यहाँ पे टेम्पलेट बताना था। तो ये जो आपका स्ट्रैंड बनेगा, ये आपके नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है? ये आपका जिसको इसने टेम्पलेट नहीं माना था, उसके नॉन टेम्पलेट स्टैंड के एकदम बराबर है। बस फ़र्क क्या होता है कि जब डीएनए था तो यहाँ पे थाइमीन था, जब आरएनए बना तो यहाँ पे यूरेसिल हो गया। तो किसको इसने टेम्पलेट माना होगा? तो यानी कि दूसरे स्टैंड को इसने टेम्पलेट माना होगा। यानी इस स्टैंड को इसने क्या किया है? टेम्पलेट माना है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो स्टैंड 2 जो होगा वो आपका टेम्पलेट बनेगा। समझ रहे हैं? बाउंड तो नहीं किया? सिंपल सी मैंने टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्टैंड को पहचानने का तरीका बताया है। बाकी थोड़ा-सा अगर बाउंस भी किया होगा तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से समझो। डीएनए है, मेरे पास 2 स्ट्रैंड है, एक मेरा 5 टू 3 है, एक मेरा 3 टू 5 है। आरएनए जो मुझे बनाना है, मुझे 5 टू 3 डायरेक्शन में बनाना है, तो मैं 3 और 5 वाले को टेम्पलेट मानूँगा। ये आपकी एक्चुअल कहानी होती है। ये आपका टेम्पलेट होगा जिसके बेसिस को रीड करके आप आरएनए की सिंथेसिस कर लेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका जो बेस का सीक्वेंस होगा ये पूरा एग्ज़ैक्ट सेम होता है जो आपको जिसको आपने टेम्पलेट नहीं माना, यानी कि जो दूसरा वाला है इसके एग्ज़ैक्ट सेम होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पर जब आप आरएनए बनता है तो आपका यूरेसिल होता है और यहाँ पर आपका थाइमीन होता है। बस इतनी कहानी यहाँ पे होती है।
है। तो अगर आप यहाँ पे कहानी देखोगे तो जिससे मैच कर रहा है वो आपका नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, तो यानी कि जो अपोजिट वाला रहा होगा वो आपका टेम्पलेट स्टैंड है। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप चाहो तो बेस को भी, कंपोजिशन को भी मिला के आप देख सकते हो, वो भी कहानी आप बना सकते हो। एमआरएनए में यहाँ पे 24 था, ठीक है, जी है, ठीक है, तो सी वाला भी लगभग 24 के आसपास है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडेनिन यहाँ पे 26 है, यहाँ पे यूरेसिल जो है वो आपका 25 है। तो ये भी एक कहानी आपकी बन सकती है। तो अपने अपने तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो आपका लेकिन बेहतर तरीका है, जो आपका बेसिक बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो आपका कह सकते हो कि आपका अप्लाई होता है, वो चीजें मैंने आपको बताई, और किस तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट मिलके आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये टाइफर का एग्जाम जो है वो कोई बहुत बड़ा तोप वाला एग्जाम है। बस क्या है, आपको डेटा बना के दे दिया, जो आपने नॉलेज को पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, घुमा के पूछ लिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया वाले क्वेश्चन में दो चार डेटा लगा दिया, ठीक है, किलो जूल वाली कहानी बता दी, दुनिया भर की चीज बता दिया। बायोलॉजी थोड़े बदल दोगे भैया, एफ टाइप एटीपीएस में 9 प्रोटॉन जाते हैं, उसको थोड़े ना टाइफर वाले बदल देंगे। तो क्वेश्चन तो वही बनेगा ना, 9 प्रोटॉन वाली ही तो स्टोरी बनेगी, 3 3 6 3 9, और क्या बना लोगे भाई। तो बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। 3 एटीपी इन्होंने क्या बताया था यहाँ पे कि एक एटीपी आपकी सिंथेसिस हो रही थी। यहाँ पे देखो कहीं पर एक लाइन जनरेट किया था कि 1 एटीपी जनरेट होता है जब ये 120 डिग्री का रिवोल्यूशन होता है। ये पूरा रोटेशन जो है ये 120 का है, फिर ये 120 का है, और फिर ये 120 का है। तो टोटल ये आपका 12 तिहाई 36, हाँ, 360 डिग्री का रोटेशन होता है। एक एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ, 3 एटीपी जो होती है वो आपकी बनती है बेटा। तो अब ये कहानी आगे से याद रखना। अब ये वाली भी स्टोरी समझ लिया। एक और क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं कहूंगा, जिसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन ड्यू टू ईच ऑफ दीज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। आपकी प्रोटीन बन गई है, उसके बाद जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, मैरिस्टोलिक एसिड जो आप पढ़ते हैं, जब आप पाल्मेटिक एसिड की सिंथेसिस पढ़ते हैं, मैरिस्टोलिक पढ़ते हैं, आर्किडोनिक पढ़ते हैं, वहां पे एक कार्बन नंबर का चार्ट दिया होता है। तो जो 14 कार्बन होते हैं वो आपके मैरिस्टोलिक में होते हैं। तो माइरिस्टोल जो आपका माइरिस्टोलिक एसिड कह लो या ग्रुप को जब हम अटैच करते हैं तो ये खुद ही 14 कार्बन का है। एक कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका 12 होता है। मल्टीप्लाई करो कितना ज्यादा हो गया। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आपका माइरिस्टोलिक का होगा। सबसे कम जो होगा वो आपका मेथाइल ग्रुप होता है, जिसका आप CH3 कहते हो। फिर आपका एसिटाइल होगा, और फॉस्फोरिल ग्रुप जो होते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपको थोड़ा मॉडिफाई किया है, बट ये बहुत क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, जो कि आपके ICMR का है, गेट वगैरह में भी रिपीट हुआ है, डीबीटी में रिपीट हुआ है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कुछ आपकी टेक्निक होती हैं जो कि प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती हैं। याद आया। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन, अगर आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है तो उसपे कुछ टेक्निक जो आपकी होती है, एक आपकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है, एक आपकी NMR होती है, और एक आपकी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। यही 3 टेक्निक जो होती है वो यूज की जाती है। और क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आप यूज नहीं करेंगे टू क्वांटिफाई एफिनिटी बिटवीन एंजाइम और सबस्टेट। अब भैया ये एंजाइम सबस्टेट की बात कर रहे हैं, आप तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर देख रहे थे ना। तो भैया तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बनेगा। क्योंकि हम दुनियादारी नहीं जानते हैं कि आइसोथर्मल कोलरीमेट्री क्या होता है, सरफेस प्लाज्मोजन रेजोनेंस क्या होता है। हम बस इतना जानते हैं कि हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की वजह से हम प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जानते हैं या हम उसको समझ सकते हैं। बस सिंपल सा आपका आंसर निकल गया। तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस को समझे, कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, आपको भी कॉन्फिडेंस आया होगा। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते थे उसको भी आपने सीखा, और अपने चीजों को समझा कि किसी चीज के लिए मुझे स्पेसिफिक टाइटल बनाने की आवश्यकता नहीं है कि अब ये टाइफर का एग्जाम आने वाला है, या कल को गेट का आने वाला है, या कल को कोई चीज स्पेसिफिक एग्जाम आने वाला है, तो मैं उसका एक पूरा आपको शुरू से लेके अब मैं आपको DNA पढ़ाऊंगा, RNA पढ़ाऊंगा कि भैया टाइफर में DNA RNA बदल जाएगा, और जब CSIR का पेपर आएगा तो DNA RNA कुछ और होगा, फिर ICMR का आएगा तो DNA RNA कुछ और होगा। तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सारे क्वेश्चन आपके वही सब पूछे जाते हैं। बेसिक बायोलॉजी समझ के पढ़ोगे, एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए। सॉरी,
अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन मोड में लगे रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए। रोज आपको कोई ना कोई वीडियो मैं आपको प्रोवाइड ही करता हूँ। बाकी लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको चौबीसों घंटे अवेलेबल हूँ। सारी चीजें आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो दी जाती हैं। और इस चैनल का एक एक वीडियो जो है वो आपके डिसाइडिंग वीडियो है, ऑसम वीडियो है, जबरदस्त वीडियो है, ठीक है? उसको देख डालो, समझ डालो, एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। एक भी वीडियो इस चैनल का फर्जी नहीं है, ठीक है? तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है? चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर, अभी सीएसआईआर 2023 का देकर आओगे, मुस्कुराओगे, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पढ़ाए हुए आते हैं, एनटीए, जेएनयू में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए। ठीक है, अभी आप टाइपर में देख लीजिए तो सारे कॉन्सेप्ट्स घूम फिर के वहीं रहते हैं। तो जो मेरा पार्ट है वहाँ से लगभग सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट है। लगभग तरीका आपको बता दिया गया है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है, कैसे अपने ऊपर बिलीव रखना है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।